दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 80 और 90 के दशक का बॉलीवुड एक साम्राज्य होता, तो उसकी गद्दी पर कौन बैठता? एक तरफ वो थे जो नीली आंखों वाले पहाड़ों और रेशमी साड़ियों के बीच मोहब्बत की इबादत लिख रहे थे, यानी यश चोपड़ा। और दूसरी तरफ थे वो जो खदानों के धुएं, कबीलों के ड्रम और दहाड़ते हुए नायकों के बीच शोमैनशिप का नया मतलब समझा रहे थे। वो थे सुभाष घई। आज हम किसी दो निर्देशकों की बात नहीं कर रहे। आज हम दो ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो एक दूसरे से इतनी अलग थी कि अगर एक मखमली एहसास था तो दूसरा मिट्टी का फौलाद। जरा सोचिए, एक तरफ यश जी की वायलिन बज रही है और दूसरी तरफ घई साहब का वो मशहूर विसल वाला म्यूजिक। एक तरफ चांदनी का सन्नाटा है और दूसरी तरफ खलनायक का शोर। आज की इस महातुलना में हम सिर्फ फिल्में नहीं दिखेंगे, हम उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें शायद आपने फिल्म देखते समय नोटिस भी नहीं किया होगा। आखिर क्यों सुभाष घई को शोमैन कहा गया और यश चोपड़ा की फिल्में आज भी हमें प्यार करने पर मजबूर कर देती हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे पता है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है। बात शुरू करते हैं उनके स्टाइल से, जिससे ये दोनों अपनी फिल्मों पर अपना सिग्नेचर करते थे। देखिए, सुभाष घई साहब की फिल्मों को पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर स्क्रीन पर अचानक से सैकड़ों बैकग्राउंड डांसर्स आ जाए, कैमरा आसमान से नीचे की तरफ तेजी से आए और बैकग्राउंड में कोई बहुत ही ग्रैंड यानी भव्य म्यूजिक बजे, तो समझ जाइए कि आप सुभाष घई की दुनिया में हैं। घई साहब एक पेंटर थे। वो अपने फ्रेम को खाली नहीं छोड़ते थे। उनकी हर फिल्म एक उत्सव की तरह होती थी। उनके यहाँ सादगी के लिए कोई जगह नहीं। याद कीजिए फिल्म सौदागर का वो गाना इलू इलू। उस गाने में पहाड़ है, नदियाँ है, लेकिन घई साहब ने उसे इतना भव्य बनाया कि वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक पूरा मेला लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ यश चोपड़ा साहब का स्टाइल बिल्कुल अलग था। यश जी भव्यता के पीछे नहीं भागते थे, वो खूबसूरती के पीछे भागते थे। अगर घई साहब के पास सैकड़ों डांसर्स थे, तो यश जी के पास सिर्फ एक नायिका होती थी जो सफ़ेद साड़ी में स्विट्ज़रलैंड की बर्फ़ पर चल रही होती थी। यश जी का कैमरा रुक कर बात करता था, जबकि घई साहब का कैमरा भाग कर बात करता था। एक और बहुत ही मज़ेदार बात, सुभाष घई साहब का वो कैमियो याद है ना? फिल्म के बीच में अचानक से घई साहब कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाते थे। कभी हाथ में छड़ी लिए तो कभी बैकपैक टांगे। ये उनका दर्शकों के साथ एक सीक्रेट कनेक्शन था। लोग इंतज़ार करते थे कि शोमैन कब पर्दे पर आएगा। यश चोपड़ा ऐसा कभी नहीं करते थे। वो पर्दे के पीछे रहकर एक एहसास बनकर रहना पसंद करते थे। यश जी की फिल्मों में खुशबू होती थी और घई साहब की फिल्मों में ऊर्जा। घई साहब की एडिटिंग का तो क्या कहना। उनकी फिल्मों में कट इतनी तेज़ी से लगते थे कि आपकी पलक झपकते ही सीन बदल जाता था। वो गानों के बीच में ही पूरी कहानी कह देते थे। जैसे कर्ज का वो गाना ओम शांति ओम, वो सिर्फ गाना नहीं था, वो पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। घई साहब जानते थे कि जनता को बांधे रखने के लिए हर 10 मिनट में कुछ बड़ा करना होगा। वही यश जी आपको कहानी के अंदर धीरे धीरे उतारते थे, जैसे कोई चाय की चुस्की ले रहा हो। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो सुभाष घई साहब मैक्सिमलिस्ट थे, यानी सब कुछ ज़्यादा, सब कुछ बड़ा। और यश चोपड़ा साहब मिनिमलिस्ट, कम में ज़्यादा खूबसूरती दिखाने वाले। एक का सिनेमा थिएटर में तालियां और सीटियां बजवाता था, तो दूसरे का सिनेमा आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान छोड़ जाता था। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर आप सुभाष घई और यश चोपड़ा से ये सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब होगा, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। ज़रा गौर कीजिए, सुभाष घई साहब जब अपने नायक का नाम रखते थे तो उस नाम में एक वजन होता था, एक मर्दानगी होती थी। विश्वनाथ, कालीचरण, वीरू, राजेश या फिर सबसे बड़ा नाम बल्लू बलराम। इन नामों को सुनकर ही लगता है कि ये बंदा पर्दे पर आएगा तो तबाही मचा देगा। घई साहब के नाम अक्सर मिट्टी से जुड़े होते थे, या फिर ऐसे जो जुबान पर चढ़ते ही एक पावर का एहसास कराते। वो जानते थे कि अगर हीरो का नाम राम और लखन होगा तो हिंदुस्तान का हर घर उस फिल्म से जुड़ जाएगा। ये उनकी सोची समझी मार्केटिंग और मनोविज्ञान था। वहीं दूसरी तरफ यश चोपड़ा साहब की दुनिया में नाम पावर के लिए नहीं,
प्यार के लिए रखे जाते थे। यश जी के पास नामों की एक पूरी डिक्शनरी थी, लेकिन उनके सबसे पसंदीदा नाम क्या थे? राहुल, राज, विजय और अमित। ये नाम कोमल थे, इनमें एक शहरी टच था, एक क्लास थी। यश जी के विजय में वो गुस्सा नहीं था जो घई साहब के कालीचरण में था। यश जी का विजय अक्सर अपनी किस्मत या अपनी मोहब्बत से लड़ रहा होता था। घई साहब के किरदार समाज के विलन से लड़ते थे, जबकि यश जी के किरदार अपने दिल के जज्बातों से। मज़े की बात देखिए, घई साहब के किरदारों के नाम अक्सर उनकी फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करते थे, जैसे खलनायक में बल्लू। लेकिन यश जी की फिल्मों में नाम और किरदारों के नाम एक मूड सेट करते थे। घई साहब का नाम एक धमाका था, तो यश जी का नाम एक शायरी। अब आते हैं उस विषय पर जहां इन दोनों दिग्गजों की सोच बिल्कुल अलग मोड़ लेती है, और वो है फिल्म की नायिका। देखिए, अगर आप सुभाष घई की नायिका को देखेंगे तो वो अक्सर आपको एक लड़ाकू या एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की के रूप में मिलेगी। परदेश की गंगा याद है आपको? वो अमेरिका जाती है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ती। जब उसके आत्मसम्मान पर बात आती है तो वो बड़े से बड़े अमीर खानदान को ठुकरा देती है। घई साहब की नायिकाएं मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसी होती है, जैसे ताल की मानसी हो, जो एक छोटे गांव से निकलकर अपनी मेहनत पर सुपरस्टार बनती है। घई साहब महिलाओं को सशक्त दिखाते थे, जो गलत के खिलाफ खड़ी हो सके। लेकिन यश चोपड़ा साहब की नायिका, ओहो, वो तो साक्षात कविता होती थी। यश जी ने नायिकाओं को जिस तरह से पर्दे पर पेश किया, वैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। उनकी नायिका यानी चांदनी, उनकी नायिका यानी सिमरन या पूजा। यश जी की फिल्मों में हीरोइन सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वो एक सपना थी। बर्फीली वादियों में उड़ती हुई रेशमी साड़ी, आंखों में गहरी मोहब्बत और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ घई साहब की नायिका संघर्ष से अपनी जगह बनाती थी, वहीं यश जी की नायिका समर्पण और प्यार की ताकत से दुनिया जीतती थी। घई साहब की हीरोइन अगर गांव की गोरी है तो उसके हाथ में चक्की का पाट होगा, लेकिन यश जी की हीरोइन अगर गांव की है तो भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगेगी। घई साहब ने माधुरी दीक्षित को चोली के पीछे जैसे गानों में एक बिजली की तरह दिखाया, तो यश जी ने उन्हीं माधुरी को दिल तो पागल है में एक ठंडी फुहार जैसा बना दिया। ये फर्क था इन दोनों के नज़रिए का। एक ने नारी को शक्ति माना तो दूसरी ने नारी को सौंदर्य। और कमाल देखिए, हम दर्शकों को ये दोनों ही रूप बेहद पसंद आए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आंखें बंद कीजिए और सुभाष घई का संगीत याद कीजिए, तो आपके कान में क्या सुनाई देगा? राम लखन की वो ज़बरदस्त सीटी, खलनायक के वो भारी ड्रम्स, या ताल का वो मिट्टी वाला संगीत? सुभाष घई का संगीत सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता था। उनके गीतों में एक लय होती थी जिसे हम फोल्क या लोक संगीत कहते हैं। घई साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर ऐसा जादू रचते थे कि थिएटर में बैठा आदमी अपनी सीट पर नाचने को मजबूर हो जाता था। उनके गानों में एक देसीपन था, एक शोर था, लेकिन वो शोर बहुत सुरीला था। अब अपनी आंखें फिर से बंद कीजिए और यश चोपड़ा का संगीत याद कीजिए। अब क्या सुनाई दिया? एक कोमल वायलिन, एक बांसुरी की तान और लता मंगेशकर जी की वो मखमली आवाज़। यश जी का संगीत शोर के लिए नहीं, सुकून के लिए था। जहाँ घई साहब के गानों में 100 डांसर्स शोर मचाते थे, वहीं यश जी के गानों में सिर्फ दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते थे। घई साहब का संगीत पब्लिक के लिए था और यश जी का संगीत आत्मा के लिए। एक रोचक बात बताऊं, सुभाष घई साहब खुद संगीत की गहरी समझ रखते थे। वो गानों की रिकॉर्डिंग के वक्त संगीतकारों के सर पर बैठकर एक एक धुन तय करते थे। वही यश जी संगीत को एक शायरी की तरह देखते थे। घई साहब के गानों में इलू इलू जैसा पागलपन था, तो यश जी के गानों में कभी कभी मेरे दिल में जैसी गहराई। अब बात करते हैं उस मर्द की जिसे ये दोनों पर्दे पर पेश करते थे, और यकीन मानिए, यहाँ दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। सुभाष घई का नायक अक्सर एक बागी होता था। वह व्यवस्था से लड़ रहा है, वो अपने बाप के कातिल को ढूंढ रहा है, या वो गरीबी से निकलकर डॉन बन गया है। जैकी श्रॉफ को याद कीजिए, कालीचरण में, या राम लखन के उस टेढ़े पुलिस वाले लखन को। घई साहब का हीरो लार्जर देन लाइफ था।
वो सिगरेट का धुआं उड़ाता था, वो कॉलर खड़े करता था और वो डायलॉग नहीं, अंगारे उगलता था। गई साहब के हीरो के पीछे अक्सर एक माँ की दुआ या उसका प्रतिशोध होता था। वही मदर इंडिया वाला सिंड्रोम। उनका हीरो समाज की बुराइयों को ख़त्म करने वाला एक मसीहा था। लेकिन यश चोपड़ा का नायक, वो किसी का कातिल ढूंढने नहीं निकलता, वो तो बस प्यार ढूंढता था। यश जी ने नायक को कोमल बनाया। अमिताभ बच्चन जो पूरी दुनिया के लिए एंग्री यंग मैन थे, उन्हें यश जी ने सिलसिला और कभी कभी में एक भावुक प्रेमी बना दिया। यश जी का नायक अपनी मर्दानगी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी संवेदनशीलता से साबित करता था। वो रो सकता था, वो हार मान सकता था, वो अपनी प्रेमिका के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के बजाय खुद को कुर्बान कर सकता था। घई साहब के हीरो के हाथ में बंदूक फपती थी और यश जी के हीरो के हाथ में गुलाब या गिटार। घई साहब का हीरो सड़कों का राजा था और यश जी का हीरो सपनों का राजकुमार। सोचिए, अगर खलनायक का बल्लू बलराम यश चोपड़ा की फिल्म में होता तो शायद वो इतना खतरनाक नहीं होता, बल्कि अपनी बर्बादी पर कोई दर्द भरी गज़ल गा रहा होता। और अगर यश जी का राहुल सुभाष घई की फिल्म में होता तो वो शायद प्यार के लिए तड़पने के बजाय विलन के अड्डे पर जाकर गोलियां चला रहा होता। यही वो खूबसूरती है दोस्तों, जिसने हमें दो अलग अलग तरह के नायक दिए। एक ने हमें लड़ना सिखाया तो दूसरे ने हमें प्यार करना। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका विलन होता है। और इस मामले में सुभाष घई साहब का कोई मुकाबला नहीं था। घई साहब के विलन सिर्फ अपराधी नहीं थे, वो शैतान के अवतार थे। याद कीजिए कर्मा का वो डॉक्टर डैंग या मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो को। घई साहब का विलन एक ऐसा आदमी था जो दुनिया को तबाह करना चाहता था, जिसके पास अपनी आर्मी थी, अपने गुप्त ठिकाने थे। उनका विलन काले और सफ़ेद के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देता था। आप उससे नफरत करते थे और चाहते थे कि हीरो उसे बुरी तरह मारे। लेकिन अब मुड़कर देखिए यश चोपड़ा साहब की दुनिया। आपको जानकर हैरान ही होगी कि यश जी की सबसे बड़ी और यादगार फिल्मों में अक्सर कोई विलन होता ही नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना। यश जी के लिए विलन कोई इंसान नहीं बल्कि परिस्थितियाँ या समाज होता था। सिलसिला में विलन कौन था? कोई नहीं, बस एक अधूरी मोहब्बत। लम्हे में विलन कौन था? वक्त। यश जी का मानना था कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसे मजबूर कर देते थे। उनके यहाँ संघर्ष बाहर नहीं अंदर होता था। उनका नायक विलन की हड्डियाँ नहीं तोड़ता था, वो अपने दिल के दर्द को सहता था। लेकिन हाँ, जब यश जी ने डर बनाई तो उन्होंने विलन को एक नया रूप दिया। एक ऐसा विलन जिससे आपको डर तो लगता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा भी लगता है। लेकिन घई साहब का विलन वो तो शुद्ध बुराई था। अगर घई साहब के विलन के पास बम होता तो यश जी के विलन के पास तन्हाई होती। दोस्तों, अब बात करते हैं उस लोकेशन की जहां इन दोनों ने अपनी फिल्मों को पंख दिए। बॉलीवुड को स्विट्ज़रलैंड ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो यश चोपड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो वहाँ जाते क्यों थे? यश जी के लिए विदेशी लोकेशंस सिर्फ खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं थे, वो आज़ादी का प्रतीक थी। भारत के बंदिशों वाले समाज से दूर बर्फ़ के पहाड़ों पर उनकी नायिकाएं खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती थी। लेकिन जब सुभाष घई साहब कैमरा लेकर विदेश गए तो उनका मकसद बिल्कुल अलग था। याद कीजिए फिल्म परदेस। घई साहब वहाँ रोमांस दिखाने नहीं बल्कि देशभक्ति और संस्कारों की याद दिलाने गए थे। उनके लिए विदेश एक ऐसी जगह थी जहाँ एक भारतीय को अपनी पहचान बचानी पड़ती है। जहाँ यश जी की फिल्मों में हीरो हीरोइन विदेश में खो जाते थे, वहीं घई साहब के किरदार विदेश में रहकर और भी ज़्यादा देसी हो जाते थे। घई साहब ने लंदन और अमेरिका की सड़कों पर आई लव माई इंडिया गूंजने पर मजबूर कर दिया। एक और बारीक बात, यश जी के लिए विदेश एक सपना था जिसे हर मिडिल क्लास भारतीय देखना चाहता था। लेकिन घई साहब के लिए विदेश एक चुनौती थी जहां भारतीय संस्कृति की जीत होनी चाहिए। यश जी ने हमें विदेश से प्यार करना सिखाया और घई साहब ने हमें विदेश में रहकर भी अपने देश से प्यार करना सिखाया। और अंत में बात करते हैं उस पर्सनल टच की। सुभाष घई साहब को अपनी फिल्म के एक सीन में देखना वैसा ही था जैसे किसी पेंटिंग पर पेंटर का सिग्नेचर। दर्शक फिल्म के बीच में ये ढूंढते थे कि साहब कहाँ से निकलेंगे।
ये उनका अपनी जनता के साथ एक मजाक था, एक रिश्ता था। वो खुद को शोमैन कहलाना पसंद करते थे और उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही भव्य था। यश चोपड़ा साहब इसके ठीक उलट थे। वो पर्दे पर कभी नहीं आए। वो चाहते थे कि उनकी फिल्म बोले, वो खुद नहीं। वो एक अदृश्य शक्ति की तरह थे जिनका जादू पूरी फिल्म में महसूस होता था, लेकिन चेहरा कहीं नहीं दिखता था। कई साहब एक जादूगर थे जो स्टेज पर आकर जादू दिखाते थे, और यश जी एक फरिश्ते की तरह थे जो आपके कान में कहानी सुनाकर चले जाते थे। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में हमने देखा कि बॉलीवुड के ये दो स्तंभ कितने अलग और कितने महान थे। एक ने हमें मसाला, एक्शन और देशभक्ति का ऐसा कॉकटेल पिलाया कि हम झूम उठे, और दूसरे ने हमें इश्क, नज़ाकत और ख्वाबों की ऐसी दुनिया में पहुंचाया जहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। सुभाष घई अगर बॉलीवुड की दहाड़ थे तो यश चोपड़ा उसकी धड़कन। और सच तो यह है कि एक मुकम्मल सिनेमा के लिए हमें इन दोनों की ही ज़रूरत है। आपको इन दोनों में से किसकी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।